नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। सुबह का इंतजार हर किसी को है और सवाल अब एक सीएम नहीं, दो सीएम का जिक्र हो रहा है। दस्तक में दो सीएम की बात होगी। देखिए जरा स्क्रीन पर दो सीएम, एक तरफ दिल्ली, दूसरी तरफ बिहार। दिल्ली में जनता को चुनना है और दूसरी तरफ विधायक, मंत्री, पार्टी नेता मशक्कत कर रहे हैं। और सवाल यही है कि सीएम तो जनता चुनती है, तो क्या बिहार भी चुनाव की दिशा में जा रहा है? ये सारे सवाल हैं और इन सारे सवालों के समाधान के लिए सिर्फ कहें 10 घंटे बचे हैं, क्योंकि दिल्ली में सुबह का इंतजार हर किसी को है और खास तौर से राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि वोटरों को भी सिर्फ 10 घंटे। इन 10 घंटों के भीतर, उससे पहले आज बीते 10 घंटे या कहें बीते 10 घंटे ना कहिए, बीते 11-12 घंटे कहिए, सुबह से लेकर अभी तक देखिए क्या हो रहा था। भगवान से सेल्फी तक सब कुछ बीते 10 घंटे का खेल था जो दिल्ली की सड़कों पर नजर आ रहा था। वो भी उन्हीं दो चेहरों के आसरे जिनमें से किसी एक को सीएम बनना है। हालांकि कांग्रेस भी रेस में है और कांग्रेस भी मौजूद है, उसे भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन इन सब के बावजूद भी इन्हीं 10 घंटों में जो बीत चुके थे, आने वाले 10 घंटे के बाद तो जनता को तय करना है। लेकिन उससे पहले की बिसात कैसे कैसे किस किस रूप में बिछ रही है, एक आवाज जामा मस्जिद से भी आ जाए। दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम बुखारी का चुनावी फतवा भारतीय चुनावी राजनीति में जीत का मंत्र माना जाता रहा है। इसीलिए आजादी के बाद शायद ही कोई ऐसा वाकया हो कि कांग्रेस बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर फतवे को लेकर सियासत साधी ना हो। ध्यान दे तो फतवा हमेशा कांग्रेस के पक्ष में रहा और बीजेपी ने इसके जरिए वोटों का ध्रुवीकरण बाखूबी किया। इसे कांग्रेस समझती भी रही, लेकिन कांग्रेस हमेशा फतवे के जरिए मुस्लिमों को लेकर तुष्टीकरण की नीति के जरिए आगे बढ़ती चली गई। और अगर राज्यों के तौर पर देखें तो मुलायम, मायावती या लालू यादव सरीके छत्रपों ने इमाम बुखारी को लेकर कभी पैर पीछे खींचे नहीं। यानी हर किसी की चाह शाही इमाम के फतवे का इंतजार चाहे ना करती हो, लेकिन फतवा जारी होने के बाद जिसके पक्ष में फतवा जारी होता है, राजनीतिक तौर पर उसकी खुशी खुलकर नजर भी आती है और उसके साथ ही वोटरों का ध्रुवीकरण अगर किसी के पक्ष में हो सकता है तो खुश वह भी होता है। यानी इमाम बुखारी का फतवा सियासत का एक ऐसा पेंच है जो कांग्रेस के पक्ष में जाता है तो बीजेपी वोटों का ध्रुवीकरण करती है। लेकिन याद कीजिए 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी के पक्ष में इमाम बुखारी निकले तो कांग्रेस उस वक्त रूठ गई थी और बीजेपी की तरफ से इस बात का विरोध भी नहीं किया गया था कि वो फतवा जारी क्यों कर रहे हैं। बीजेपी का हवा दिखाकर जो उनसे वोट हासिल किए जाते रहे हैं उसको खत्म कर दें। अब अंधी सियासी मोहब्बत और अंधी सियासी दुश्मनी का जमाना गया। लेकिन पहली बार दिल्ली चुनाव में इमाम बुखारी का फतवा सियासी मजाक भी बन गया और सियासी तौर पर खारिज भी हो गया, क्योंकि इमाम बुखारी ने जैसे ही आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का फतवा जारी किया, वैसे ही आम आदमी पार्टी ने फतवा खारिज कर दिया और बीजेपी ने इस बीच बिना देर किए फतवे के खिलाफ विरोध में वोटरों को वोट देने की मुनादी कर दी। जिस प्रकार की उनकी विचारधारा है कि अपने बेटे के दस्तरबंदी में देश के प्रधानमंत्री को नहीं बुला के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाते हैं, आम आदमी पार्टी इस विचारधारा का कतई समर्थन नहीं करती और आम आदमी पार्टी को देश के आम हिंदू, आम मुसलमान, आम सिख, आम ईसाई सबके समर्थन की आवश्यकता है। सब हमारे साथ आ रहे हैं, इसमें इमाम बुखारी के समर्थन की आवश्यकता नहीं है। तो अब सवाल 3 है
क्या वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए इमाम बुखारी ने फतवा जारी किया था? क्या चुनाव के वक्त अपनी महत्ता बनाए रखने के लिए इमाम बुखारी ने फतवा जारी किया? या फिर दिल्ली चुनाव जातिवाद और संप्रदायवाद से वाकई कई कदम आगे निकल चुका है, इसीलिए जातीय आधार पर न वोटर बंट रहे हैं और न ही धर्म के आधार पर दिल्ली के वोटरों को कोई बांट पा रहा है। पहला मौका है, दिल्ली का चुनाव बिल्कुल एक नई राजनीतिक जमीन पर हो ना रहा हो, लेकिन जमीन रच जरूर हो रहा है। शायद इसी वजह से सुबह का इंतजार हर किसी को है, 10 घंटे का वक्त बचा है। लेकिन इन सबसे पहले एक तरफ बिहार में भी कुछ सुलग रहा है तो दिल्ली में दूसरी तरफ जनता को कल बहुत कुछ तय करना है। एक रिपोर्ट देखिए। एक लड़ाई दिल्ली में तो दूसरी लड़ाई बिहार में। दिल्ली में जनता को तय करना है कि कौन सीएम होगा, तो बिहार में विधायकों को तय करना है कि नीतीश फिर से सीएम बने या जीतन राम मांझी के बगावती बोल के आगे जनता परिवार की सियासत ही ढह जाए। लोकतंत्र का ही ये मिजाज है कि दिल्ली की कुर्सी के लिए आखिरी दिन अपनी अपनी आस्था को केजरीवाल और किरण बेदी दोनों ही खुलकर जी रहे हैं। धर्म की हर चौखट पर दोनों मत्था भी टेक रहे हैं और ये संकेत भी दे रहे हैं कि उनसे ज्यादा सीधा सरल कोई है नहीं। लेकिन बिहार का मिजाज तो बगावती है। सीएम जीतन राम मांझी जनता परिवार की बिसात पर प्यादा बनने को तैयार नहीं है और खुद को वजीर से कम आंकने को भी तैयार नहीं। अरे वो नया जमदूत आ गया है केसी त्यागी नाम करके, और ये सब एक आदमी है, एक तरह के आदमी है। इस तरह के आदमी नहीं चाहता है कि बिहार के एक दलित का बेटा रहे, बिहार का सेवा करे। तो कुर्सी की यह चाह सड़क से सियासत साधने और सब कुछ दांव पर लगाकर शहमात का खेल किस तरीके से खेल रही है, इसका खुला नजारा बिहार में है। बिहार में सीएम की कुर्सी का रास्ता दोबारा नीतीश कुमार को सीएम बना सकता है या नहीं, यह भी एक सवाल है। चुनाव की दिशा में विधानसभा भंग कराने वाली स्थिति तो नहीं आ जाएगी, इसके लिए भी इंतजार हो रहा है। या फिर बीजेपी की सियासी चाल से जनता परिवार मात खा जाएगी, इस सियासत को भी हर कोई देख रहा है। हो जो भी, लेकिन जब आवाज यह उठने लगे कि सीएम मंत्री विधायक या नेता नहीं जनता बनाती है, तो फिर दिल्ली का रुख करना ही पड़ेगा। क्योंकि दिल्ली ने पहली बार प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री की समूची कैबिनेट बीजेपी के देश भर के कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ साथ संघ परिवार की सक्रियता का खुला नजारा भी सिर्फ एक अदद सीएम की कुर्सी के लिए दिल्ली में ही देखा। जबकि सीएम होगा कौन, यह तय जनता को करना है, जो कल वोट डालेगी। दो तरफ दो सीएम की अलग अलग मूड की लड़ाई है। जीतन राम मांझी कल दिल्ली आ रहे हैं, चूंकि नीति आयोग की बैठक है उसमें शरीक होना, लेकिन उस बीच में पटना में बैठक है। कई सवाल उलझे पड़े हैं, हम उस पर रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल और, हर के जहन में ओबामा यात्रा है। लेकिन किसे पता था कि हैदराबाद हाउस में टहलते हुए ओबामा और प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती कहीं ना कहीं धर्म की असहिष्णुता के मद्देनजर इस दौर में पूरी दुनिया के सामने एक नए तरीके से उभरेगी और शायद एक दूसरे को कटघरे में भी खड़ा करेगी। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी के साथ जितनी निकटता अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की नजर आई, वैसी निकटता इससे पहले कभी इस तरीके से दोनों देशों के राजनेताओं के बीच बिल्कुल नजर नहीं आई थी। लेकिन भारत छोड़ने से ठीक पहले दिल्ली के श्रीफोर्ट में तो वापस अमेरिका लौटने के बाद धार्मिक सहिष्णुता को लेकर जो पाठ बराक ओबामा ने पढ़ाया, उसने पहली बार कई सवालों को जन्म दे दिया है। India will succeed so long as it is not splintered along the lines of religious faith. A place where in past years religious faiths of all types have on occasion been targeted by other peoples of faith simply due to their heritage and their beliefs. Acts of intolerance that would have shocked Gandhi ji. समूची दुनिया में यह सवाल उठा कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक पखवाड़े से भी कम वक्त में 2 बार भारत में धार्मिक असहिष्णुता का जिक्र किया, तो क्यों किया? इसके मतलब निकाले क्या जाए? क्योंकि 27 जनवरी को तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत को धार्मिक स्वतंत्रता पर नसीहत भर दी थी। लेकिन नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट कार्यक्रम के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ये कहने से नहीं हिचके कि भारत में हाल के वर्षों में धार्मिक असहिष्णुता बढ़ी है, और ये इतनी बड़ी है कि अगर आज महात्मा गांधी होते तो उन्हें भी इससे धक्का लगता। तो सवाल सीधा है, क्या ओबामा को इस बात का एहसास नहीं होगा कि धार्मिक असहिष्णुता को लेकर, उनके बयान को लेकर भारत में विरोधी राजनेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करेंगे?
बल्कि सियासत भी साधी जाएगी और इसको लेकर कहीं न कहीं राजनीतिक तौर पर नुकसान भी मोदी को हो सकता है। जबकि इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी लगातार बराक ओबामा को अपना खास दोस्त कहने से नहीं हिचके। मेरी और बराक के बीच में वो दोस्ती बन गई है उस खुलेपन के कारण। लेकिन सवाल है ओबामा संकेत देना क्या चाहते हैं? आखिर अमेरिका में बैठकर अहिंसक गांधी के आश्रय धार्मिक असहनशीलता को कटघरे में बार बार रखने का मतलब है क्या? क्या ओबामा भारत में ईसाई प्रचारकों के दबाव में है, जो दिल्ली में लगातार चर्च पर हुए हमलों से नाराज है? और इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तक खामोशी बरती है, क्योंकि मिशनरी पर हमले के विरोध में कल दिल्ली में प्रदर्शन हुआ तो आज बेंगलुरु में मूक प्रदर्शन हुआ। बड़ी तादाद में लोग जुटे। जाहिर ईसाई मिशनरी का भी दबाव अमेरिका में हो सकता है और इन सब के बीच हिंदुत्व का जो कट्टर राग घर वापसी के नाम पर देश में हो रहा है, उससे भी राजनीति में विपक्ष प्रधानमंत्री की घेराबंदी कर सकता है। और खुद प्रधानमंत्री मोदी के सिपा सलारों ने भी इस दौर में संकेत दिए कि मोदी के विकासवाद का नारा इससे डिरेल हो सकता है, हो जो भी। लेकिन बीते 15 दिन में जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति ने धार्मिक भेदभाव और धार्मिक असहनशीलता का जिक्र किया, उसने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा तो कर ही दिया है। क्योंकि ओबामा ने बीते 8 साल में जो बात कभी नहीं कही, वो मोदी के 8 महीने के कार्यकाल में 2 बार कही। चलिए लौटते हैं दोबारा उस सीएम की रेस में जिसको लेकर इस बात का जिक्र हो चला है कि दिल्ली में तो 10 घंटे बचे हैं जहां पर जनता को चुनने की शुरुआत करनी है, और इन सब के बीच बिहार में क्या हो रहा है देखिए जरा। माननीय नीतीश कुमार जी को भीष्म पितामह नहीं बनना चाहिए था, उनको कहना चाहिए था कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है। जिस नीतीश कुमार ने झटके में राष्ट्रीय राजनीति के लिए एक अनजान से चेहरे को मुख्यमंत्री बना दिया, वही जीतन राम मांझी अब नीतीश कुमार को भीष्म पितामह कहते हुए पार्टी में आंख मूंद कर बैठे रहने वाला शख्स करार देने से नहीं चूक रहे। तो मतलब साफ है, जेडीयू का संकट सतह पर आ चुका है और मांझी आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुके हैं। बिहार की राजनीतिक बिसात में दरअसल यह हंगामा खुद ब खुद बता देता है कि शह मात का खेल शुरू हो चुका है। सवाल यही है कि खुद को दलितों और पिछड़ों का मसीहा करार देने वाले जीतन राम मांझी से निपटने के लिए जेडीयू के पास कौन सा हथियार है? क्योंकि एक हथियार तो यही है कि मांझी को निष्कासित कर दिया जाए और 7 फरवरी को बैठक में न आने पर इस कार्रवाई के संकेत पार्टी ने दिए भी हैं, लेकिन यह विकल्प भोथरा भी साबित हो सकता है। ये रास्ता जो अख्तियार किया श्री मांझी जी ने, ये उनको पार्टी से बाहर का दरवाजा दिखाता। हालांकि जेडीयू को डर है कि बगावत का झंडा उठाए मांझी कहीं राज्यपाल से विधानसभा भंग करने की सिफारिश न कर दे। राज्य में राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी हैं और जेडीयू नेताओं को डर है कि विधानसभा भंग करने की मांग मानी भी जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी मांझी के खिलाफ कार्रवाई होते ही उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश जरूर करेगी। और माना यह भी जा रहा है कि मांझी को इस बात का भरोसा दिया गया है कि वह जेडीयू को तोड़ते हैं तो विधानसभा में बीजेपी के समर्थन मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। दरअसल 233 सदस्यों वाली विधानसभा में जेडीयू के 110 विधायक हैं, आरजेडी के 24, कांग्रेस के 5 और सीपीआई का 1, जबकि बीजेपी के पास 87 विधायक हैं और बहुमत साबित करने के लिए 117 विधायकों का समर्थन चाहिए। मांझी का दावा है उनके साथ 25-30 समर्थक तो जेडीयू वाले जरूर ही खड़े हैं, यानी आंकड़े तक वो पहुंच सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी के समर्थन के बूते वो मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। दूसरी तरफ मांझी को सस्पेंड कर नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बने तो उन्हें बहुमत साबित करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके साथ आरजेडी और कांग्रेस का समर्थन होगा। लेकिन सवाल मांझी का भी है और उनके राजनीतिक भविष्य का भी है। सवाल यह भी है कि क्या मांझी नीतीश के ही महादलित कार्ड से नीतीश को ही मात देने की तैयारी कर चुके हैं, या फिर बीजेपी के लिए सियासी बिसात वो ऐसी बिछा रहे हैं जिसकी आहट दिल्ली में भी सुनाई देने लगी है। अब मांझी नाव डुबोए तो वो जो भी इंतजार कीजिए कल जेडीयू के विधायक दल की बैठक का, क्योंकि इस बैठक से बिहार के भविष्य के नए संकेत मिल सकते हैं। बीजेपी अगर मांझी को बचाने की कोशिश करती है तो थोड़ी बहुत गुंजाइश जरूर दिखती है, पर बीजेपी के सामने एक सवाल खड़ा होता है कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बनाने वाले का नहीं हुआ उस पर कितना भरोसा किया जाए।
पर मांझी के पास एक हथियार है, वो है विधानसभा भंग करने का हथियार, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई है।